लव नेक्स्ट और कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 13 में सियोक्रो और सियोंगहो को दिखाया जाता है जो कि एक साथ बेड पर लेटे होते हैं। सियोंगहो बोलने लगता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सियोक्रो बोलने लगती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है लेकिन मैं खुश भी हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से बेड शेयर करूँगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। उसी पल डोर नॉक होता है तो वो दोनों बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। मीसुक और जिनसुक पिकनिक से वापस आ चुके होते हैं और बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। मीसुक बोल रही होती है, पिकनिक पे तुम अपने ही ऊपर लगे रहे, तुमने मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और गुस्से में घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। वो दोनों घर में एंटर होकर देखते हैं सियोक्रो सोफे के ऊपर और सियोंगहो जमीन पर लेटा बुक पढ़ रहा है। वो दोनों एक नज़र रुक कर सियोक्रो और सियोंगहो को देखते हैं तो वो दोनों बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। फिर मीसुक बोलने लगती है, ए सियोंगहो, तुम्हारी शर्ट के बटन क्यों खुले हुए हैं? सियोक्रो और सियोंगहो बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। तो मीसुक बोलने लगती है, अब तुम बच्चे थोड़े रहे हो जो अपनी शर्ट के बटन भी ठीक से बंद नहीं कर सकते। तो जिनसुक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और सियोंगहो की शर्ट के बटन ठीक करने लगता है। सियोक्रो सोचने लगती है कहीं मोम को हमारे बारे में पता ना चल जाए, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता और फिर सियोक्रो और सियोंगहो के पेरेंट्स मिलकर आपस में नाश्ता करने लगते हैं। सियोक्रो की कुकिंग क्लासेस का फाइनल एग्जाम होता है। सियोक्रो पूरी तैयारी के साथ आ चुकी होती है अपने तमाम सामान के साथ, और टाइम स्टार्ट होते ही वो खाना बनाने लगती है। जैसे ही वो एग्जाम्स देकर बाहर निकलती है, बाहर सियोंगहो सियोक्रो का फ्लावर लेकर वेट कर रहा होता है। सियोक्रो मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सियोंगहो बोलता है, कुछ भी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड का आज एग्जाम्स था, बस उसे ही कंग्रेचुलेशन करने और उसको पिक करने के लिए आया, चलो मेरे साथ, मेरी फिल्म चलते हैं, हम लोग वहाँ पर अच्छा टाइम एक साथ गुजारेंगे। नायन ऑफिस जा रही होती है तो सामने से डोंगजिन आता है और कहने लगता है, तुम कहाँ पर जा रही हो? तो नायन कहने लगती है, मैं काम पे जा रही हूँ। तो डोंगजिन बोलता है, मुझे देखो, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और कितना ज़्यादा खुश हो, तुम भी जॉब मत करो, रहने दो। उसी पल नायन के हाथ से एक डॉक्यूमेंट गिरता है जो कि डोंगजिन उठाकर रीड कर लेता है और कहने लगता है, क्या तुम मिस्टर चोई सियोंगहो की फिल्म में काम करती हो? वो तो मेरा बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड है। उसी पल वहाँ पर सियोक्रो और सियोंगहो भी आ जाते हैं। डोंगजिन पूछने लगता है, तुम्हारे हाथ में फ्लावर किस चीज़ के है? तो सियोक्रो बुरी तरीके से घबरा कर वो फ्लावर सियोंगहो को देती है और बोलने लगती है, ये तो सियोंगहो के थे, सियोंगहो को उसको किसी क्लाइंट ने दिए हैं। तो नायन को वहीं पर आइडिया होता है कि डोंगजिन और सियोक्रो आपस में बहन भाई है। फिर डोंगजिन पूछने लगता है, मैं तुम्हारी फिल्म में जाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी फिल्म का कभी भी विजिट नहीं किया, क्या मैं तुम्हारी फिल्म को देख सकता हूँ? सियोंगहो उसको हाँ में जवाब देता है। डोंगजिन सियोंगहो की पूरी फिल्म को घूमकर मजे से देख रहा होता है और सियोक्रो गुस्से में डोंगजिन को कहती है, अगर तुम्हारा हो गया चलो निकलो यहाँ से, घर चले जाओ। तो डोंगजिन पूछने लगता है, मैं यहाँ पर मिस्टर चोई सियोंगहो की परमिशन से आया हूँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकती। उसी पल नायन वहाँ पर आती और आकर बोलने लगती है, तुम इस प्रोडक्ट को अपने हाथ में ले रहे थे और तुमने मुझे बताया तुम इसको लोगों को बेच रहे हो, लेकिन मैंने अभी चेक किया है, क्या तुम्हें मालूम है ये इलीगल है? ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ही नहीं, तुम लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो, क्या तुम्हें इस बारे में मालूम है? वहाँ पर मौजूद तमाम लोग बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है सियोक्रो अपने भाई डोंगजिन को घसीटते हुए घर लेकर आती है और आकर अपनी माँ को जोर जोर से पुकारने लगती है। मीसो कहने लगते हैं, क्या हुआ, इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? तो सियोक्रो बोलती है, मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी ऑनलाइन वर्क के लिए डोंगजिन को पैसे ना दें, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। देखिए, अब आपने देखा है ना, इसके रूम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के डब्बे रखे हुए हैं, ये लोगों को बेच रहा है और गवर्नमेंट ने अभी तक उन प्रोडक्ट को अप्रूव भी नहीं किया है, मतलब ये लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। उसकी बात सुनकर जिनसुक और मीसुक बुरी तरीके से शौक में रह जाते हैं और मीसुक गुस्से में चीखने लगती है, बोलने लगती है, आखिर तुम कब अपनी हरकतों से सुधरोगे? डोंगजिन, अब की दफ़ा मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन तुमने हमेशा की तरह उल्टा ही काम किया है। क्या मैं उम्मीद रखूँ कि तुम कभी भी नहीं सुधर सकते और हमेशा बेरोजगार रहोगे? डोंगजिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगता है, ये प्रोडक्ट मैं अपने लिए नहीं बेच रहा था, मैं कुछ करना चाहता था। आप लोगों ने हमेशा शुरू से तमाम तवक्कात सियोक्रो से वाबस्ता रखी है कि सियोक्रो परफेक्ट है, सियोक्रो सब कुछ कर सकती है, लेकिन मैं भी तो आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। मोम, मैं आपको डिज़ाइनर बैग दिलवाना चाहता था और पापा आपको न्यू कार, मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था, लेकिन मैं इस दफ़ा भी नाकाम हुआ क्योंकि आप लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। डोंगजिन अपने रूम में जाकर तमाम लोगों से माजरत करने लगता है जिन जिनको उससे वो प्रोडक्ट बेचे होते हैं। उसी पल सियोक्रो वहाँ पर रूम में आती है तो डोंगजिन बोलता है, अब यहाँ पर क्यों आई हो? तुमने मेरा भांडा सबके दरमियान फोड़ा है, मुझे बुरा लगा है कि मैंने लोगों के साथ स्कैम किया, देखो मैं माफ़ी भी तो मांग रहा हूँ। तो सियोक्रो बोलने लगती है, तुमने जो कुछ भी किया पेरेंट्स के लिए किया और खुद को परफेक्ट बनाने की तुमने अच्छी कोशिश की है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह थी, हर वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश किया करती थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ, अपनी इसी परफेक्शन की वजह से मुझे यूएस वाली कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद मुझे जाकर रियलाइज़ हुआ कि हमें हर वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही हमेशा दूसरों का सोचना चाहिए।
हमें हमेशा वो करना चाहिए जो कि बिल्कुल ठीक हो और जिसमें हमारी खुशी हो। मैं चाहती हूँ डोंगजिन तुम भी वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी है। मुइम हर साल मेमोरियल एरिया को विजिट किया करती थी क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी लेडी मौजूद है जिस लेडी से इंस्पायर्ड होकर मुइम ने पैरामेडिक डिपार्टमेंट में आने का फैसला किया था। मुइम बोलती है मैं आपके जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन इस डिपार्टमेंट में आऊँगी। मैं आज बिल्कुल उसी मकाम पे हूँ जिस मकाम पे कभी आप हुआ करती थी। आपने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है। मुइम वहाँ से जाने लगती है तो एकदम रुक जाती है क्योंकि उसकी नज़र सामने से आते हुए दांगो और योंदो पे पड़ जाती है। दांगो योंदो को लेकर एक मेमोरियल जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई होती है। पिक्चर में एक आदमी और औरत के दरमियान एक बच्ची होती है जिन्हें योंदो छूकर हेलो मोम और डैड बोलती है और उसके साथ ही दांगो की फैमिली फ़ोटो भी मौजूद होती है। दांगो बोल रहा होता है देखिए योंदे बड़ी हो चुकी है, अपनी सेहत का ख्याल रखती है और नए नए आर्ट्स को डेली लर्न करती है। मैंने आप लोगों के जाने के बाद वादा किया था कि मैं योंदे को अपनी बेटी बना लूँगा और यस, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। योंदे को मैंने अपनी बेटी बना लिया है और मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। वो योंदे को लेकर बाहर निकलने लगता है तो मोइम को सामने खड़ा देखकर हैरान रह जाता है और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है मोइम और दांगो बाहर बैठे होते हैं और दांगो उसको बता रहा होता है आज से कुछ साल पहले मेरी पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था। वो लोग फैमिली ट्रिप से वापस आ रहे थे। उस ट्रिप में मेरा भाई अपनी बीवी के साथ शामिल था जो कि योंदे के पेरेंट्स थे। उस एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ योंदे बचे और मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं ट्रिप पर गया ही नहीं था। उसके बाद योंदे को मैंने अपनी बेटी बना लिया और कभी भी किसी को नहीं बताया कि वो मेरी असली बेटी नहीं है बल्कि मेरे भाई की बेटी है। लेकिन जिन जगह पर हम रहते थे वहाँ के लोगों को इस हकीकत के बारे में पता था और वो लोग योंदो से अजीब अजीब तरह के सवालात करते थे। मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने योंदे को लेकर उस एरिया को छोड़ दिया और तुम्हारे एरिया में आ बसा। तो मोइम को उसकी तमाम बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, कहने लगती है लोग कितने ज़्यादा बुरे हैं, आखिर एक बच्चे के सामने इतनी ज़्यादा बुरी बातें कैसे कर सकते हैं। और दांगो को दिल में देखकर सोचने लगती है तुम बिल्कुल वही हो दांगो जो मुझे चाहिए। सियोकरो का फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका होता है और सियोकरो ने टॉप किया होता है। जिस दिन सियोकरो का रिजल्ट अनाउंस होता है उसी दिन सियोकरो एक्साइटमेंट में कोरिया के तमाम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अपनी सीवी को सेंड कर देती है एज अ शेफ़। जिनसुक और मीसो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं आता। एक शख्स वहाँ आकर उनको बताता है कि इनके घर से कुछ ही फासले पे एक और रेस्टोरेंट खुला है और उस रेस्टोरेंट ओनर ने तमाम कस्टमर अपनी तरफ खींच लिए हैं। ये बात सुनकर जिनसुक और मीसो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और दूसरी तरफ सियोकरो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको हर रेस्टोरेंट से ईमेल का जवाब आ चुका होता है और हर रेस्टोरेंट ने उसकी सीवी को रिजेक्ट कर दिया होता है। और सियोकरो के साथ जितनी भी उसकी कुकिंग क्लास मेट होती हैं उन सबको किसी ना किसी रेस्टोरेंट में हायर कर लिया गया होता है। दूसरी तरफ डोंगजिन जिस जिम में जॉब किया करता था वापस उस जिम में जाता है और वहाँ के मालिक से जाकर सॉरी बोलता है। तो जिम ओनर बोलने लगता है मुझे पहले ही मालूम था कि तुम वापस आओगे, चलो अब काम धंधे पर लगो और दोबारा मेरे जिम को छोड़कर जाने की कोशिश भी मत करना। तो डोंगजिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और फ़ौरन काम पे लग जाता है। सियोकरो को जॉब कहीं भी इसलिए नहीं मिल रही होती, एक तो उसने यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया होता है और दूसरा उसकी एज 34 होती है। इस बिना पर उसको जॉब नहीं मिल रही होती। सियोकरो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और अब्रोड के रेस्टोरेंट में अप्लाई करने का सोच रही होती है और उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिन्हें वो देख रही होती है और बाय चांस उसी वक्त सियोंग हो उसके रूम में आ जाता है। सियोकरो रूम में नहीं होती और सियोंग हो सियोकरो की टेबल पे पड़े हुए वो डॉक्यूमेंट्स देख लेता है और शौक में आ जाता है कि आखिर सियोकरो अब्रोड रेस्टोरेंट के बारे में रिसर्च क्यों कर रही है। उसी पल सियोकरो वहाँ पर आ जाती है। सियोंग को पूछता है क्या है ये, क्या मैं जान सकता हूँ उसके पीछे की वजह। अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों बाहर आ चुके होते हैं और गाड़ी में बैठे होते हैं। सियोंग को बोलने लगता है क्या तुम्हें पता है जब तुम यूएस ग्रिप कंपनी में काम करने के लिए गई थी मैंने कितनी मुश्किल से अपने दिल को समझाया था, फिर तुम वापस आई, फाइनली हमने डेट करना शुरू कर दिया, मैं कितना खुश हूँ और तुम अब फिर से वापस जाने की बातें कर रही हो। तो सियोकरो बोलती है मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं बस रिसर्च कर रही थी और चेक कर रही थी, मेरा वापस जाने का कोई भी इरादा नहीं है। तो सियोंग बोलता है अगर तुम्हारा इरादा नहीं है तो तुम इन चीज़ों पर बात कर ही क्यों रही हो। तो सियोकरो बोलने लगती है मैं तुम्हें मालूम है कि मेरा एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और मैंने बड़े रेस्टोरेंट में एज अ शेफ़ जॉब के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि एक तो मेरी एज ज़्यादा है और दूसरा मेरे पास ग्रिप कंपनी का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए बाहर के मुल्क के रेस्टोरेंट्स को चेक कर रही थी और कुछ भी नहीं है। तो सियोंग बोलता है प्लीज़ मेरे साथ रहो। सियोकरो बोलने लगती है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ लेकिन इस वक्त कुछ फ्रस्ट्रेटेड हूँ, प्लीज़ मुझे टाइम दो, मैं चाहती हूँ तुम एक हफ्ते तक एटलीस्ट मुझसे ना मिलो, हम लोग कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, मुझे समझने की कोशिश करो। और ये कहकर सियोंग की गाड़ी से निकलकर चली जाती है और पीछे सियोंग को काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। दांगो को मोइम रोड पर मिलती है जिसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और ड्रिंक करने के बाद दांगो को बोल रही होती है तुम्हें ये बात कभी भी नहीं समझ आएगी दांगो, आखिर मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार है, तुम मेरे लिए एक सुपरमैन सुपर हीरो की तरह हो और योंदे के जानने के बाद तो मुझे तुमसे और मोहब्बत हो गई है, मैं योंदे की माँ बनना चाहती हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो।
और उसके गले लग जाती है। दांग हो बुरी तरीके से घबरा जाता है और फिर मोइम को अपने कंधे पर उठाकर उसके घर लेकर आता है। उसकी मोम मोइम को इस तरीके से देखकर बुरी तरीके से शर्मिंदा होती है और मोइम को खींचकर घर के अंदर लेकर जाने लगती है। तो उसी पल दांग हो जयसु को रोकता है और बोलने लगता है, मुझे मालूम है ये सुनकर आपको काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगेगा, बट क्या आप मुझे अपनी बेटी मोइम दे सकती है हमेशा के लिए? मैं इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करूँगा। मोइम और जयसु दोनों दांगों की बात सुनकर शौक में आ जाते हैं। अगले सीन में सियोकरो को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए हॉस्पिटल में एंटर होती है और किसी को ढूंढ रही होती है। और वो शख्स और कोई नहीं सियोंग होता है जिसके हाथ पर चोट लगी होती है और डॉक्टर ने बैंडेज की होती है। सियोकरो उसको देखकर बुरी तरीके से रोने लगते हैं तो सियोंग को बोलता है, तुम रो क्यों रही हो? रो मत, मैं ठीक हूँ। तो सियोकरो एकदम बोलने लगती है, आई लव यू। सियोंग शॉक्ड में आ जाता है तो सियोकरो फिर से बोलने लगती है, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा लेकिन मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, प्लीज़ मेरे लिए ही सही लेकिन अपना ख्याल रखा करो सियोंग। सियोंग मुस्कुराते हुए उठता है और सियोकरो को गले लगा लेता है और बोलने लगता है, तुमने कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो और एक हफ्ते के लिए दूर जाना चाहती हो, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। तुम्हें अगर कोई भी परेशानी आएगी तो मिलकर हम उसको डील करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, प्लीज़ मेरे साथ रहो सियोकरो।